और भाइयों, आपके चैनल प्रेक्षा प्रोफाउंड ट्रुथ में मैं विनोदानंद झा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे अपने देश की राजभाषा हिंदी के विषय में। 1947 में जब अंग्रेजी शासन से भारत स्वाधीन हुआ तो राजभाषा का चयन एक बहुत ही गंभीर प्रश्न था। देश की कई समृद्ध भाषाओं में कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा या राजभाषा चुनी जाए, यह एक कठिन निर्णय था। काफी विचार विमर्श के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। सन 1910 में गांधी जी ने कहा था कि हिंदुस्तान को अगर सचमुच एक राष्ट्र बनाना है तो चाहे कोई माने या न माने, हिंदी ही राष्ट्रभाषा बन सकती है। उनका मानना था कि अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है और भारत के लिए संपर्क भाषा यदि कोई भाषा बन सकती है तो वो सिर्फ हिंदी ही है। सुभाष चंद्र बोस भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्षधर थे और उन्होंने इसे भारत की एकता के लिए एक आवश्यक तत्व बताया। सन 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी ने हिंदी में भाषण दिया तथा स्पष्ट रूप से घोषणा की कि हिंदी का प्रश्न मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्वराज्य का। इसी अधिवेशन में 26 दिसंबर को आर्य समाज मंडप में गांधी जी के सभापतित्व में एक भाषा एक लिपि विषय पर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से यह संकल्प पारित हुआ कि हिंदी भाषा और देवनागरी का प्रचार प्रसार देश के हित एवं एकता की स्थापना के लिए आवश्यक है। तमिल भाषी रामस्वामी अय्यर और रंगस्वामी अय्यर ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और गोपाल स्वामी अयंगर ने संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा। आर.बी. धुलेकर हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों ही घोषित करने के पक्षधर थे, लेकिन फ्रैंक एंथनी और कुछ अन्य भारतीय सदस्यों ने इसका विरोध किया। सच पूछा जाए तो हिंदी को राजभाषा की मान्यता उन नेताओं के कारण ही मिल पाई जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थे, जो हिंदी तरभाषी थे। बंगाल के केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन रॉय, रविंद्रनाथ ठाकुर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बिपिन चंद्र पाल, पंजाब के लाला लाजपत राय तो गुजरात के स्वामी दयानंद सरस्वती और मोहनदास करमचंद गांधी, महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक तथा दक्षिण भारत के सुब्रमण्यम भारती और मोटूरी सत्यनारायण ऐसे ही कुछ नामों में प्रमुख हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। यह निर्णय 1950 में संविधान के अनुच्छेद 343 के खंड 1 में शामिल किया गया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा का प्रचार और उसको विकसित करने का दायित्व संघ सरकार को सुपुर्द किया गया। साथ ही यह भी स्पष्ट निर्देश दिया गया कि राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास इस रूप में किया जाए कि वो भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। हिंदी देश के सर्वाधिक लोगों द्वारा समझी जाती थी। यह बात ईसाई मिशनरी भी अच्छी तरह जानते थे और उन्होंने इस बात को समझते हुए ही कलकत्ता के पास श्रीरामपुर में एक हिंदी प्रेस की स्थापना की और हिंदी में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रचुर मात्रा में साहित्य का प्रकाशन किया गया। एक ओर जहां ईसाई अपने धर्म प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद भी समाज सुधार के लिए अपना प्रचार प्रसार हिंदी में ही कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हिंदी सभी के लिए बहुत ही सहज है। आजादी से पहले उत्तर, दक्षिण, पूरब या पश्चिम किसी भी दिशा से हिंदी ही क्यों का प्रश्न कभी उठा ही नहीं। लेकिन आज दुर्भाग्यवश कई लोग अपने देश में अंग्रेजी के प्रभाव से आक्रांत होकर स्वदेशी भाषाओं की उपेक्षा उसी तरह कर रहे हैं जिस तरह कभी 14वीं सदी में इंग्लैंड के कुछ लोग स्वयं को आभिजात्य मानते हुए अपनी ही मातृभाषा अंग्रेजी की उपेक्षा करते थे। यह वर्ग विशेष विदेशी भाषा फ्रेंच के प्रभाव से इतना अभिभूत था कि न केवल सरकारी काम फ्रेंच में होता था,
बल्कि वे आपस में बात करने में भी अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करते थे और सच कहा जाए तो अंग्रेजी का प्रयोग करने में शर्म का अनुभव करते थे। जब बाद में फ्रेंच के स्थान पर अंग्रेजी लागू की गई, तो इस वर्ग विशेष ने इस निर्णय का भारी विरोध किया और अंग्रेजी के विरोध में वे सारे तर्क दिए गए जो भारत में आज स्वयं को अभिजात्य वर्ग मानने वाला वर्ग हिंदी के विरोध में तर्क दे रहे हैं। ड्यूक ऑफ विलियम के हाथों इंग्लैंड के तत्कालीन शासक हेराल्ड के पराजय के बाद इंग्लैंड पर फ्रेंच भाषा और फ्रांसीसी संस्कृति का सच पूछिए तो आधिपत्य हो गया। लेकिन 14वीं सदी में इन स्थितियों में परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हो गई तथा धीरे धीरे अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ने लगा। 1337 से लेकर 1453 तक इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चले युद्ध के फलस्वरूप अंग्रेजों में फ्रेंच जाति, फ्रेंच भाषा और फ्रेंच संस्कृति के विरुद्ध एक विद्रोह की भावना पनपने लगी। राष्ट्रभाषा प्रेमी अंग्रेजों और अंग्रेजी के साहित्यकारों ने अंग्रेजी भाषा के पक्ष में अपना संघर्ष निरंतर जारी रखा। वे कहते थे, हमें फ्रेंच, लैटिन या ग्रीक साहित्य से अपनी भाषा की तुलना करनी ही नहीं। अंग्रेजी हमारी भाषा है, हमारी माँ है, बस यही बात हमारे लिए सबसे बड़ी बात है और सबसे महत्वपूर्ण है। यदि दूसरों की माताएं अधिक सुंदर और संपन्न हो तो क्या हम अपनी माँ को इस कारण सम्मान नहीं देंगे कि वह उनके जैसी सुंदर और संपन्न नहीं है? अंग्रेजी के भाषा के कट्टर समर्थक रिचर्ड मुलकास्टर ने 1582 में बखूबी लिखा, आई लव रोम बट लंदन बेटर, आई फेवर इटली बट लंदन मोर, आई ऑनर लैटिन बट आई वर्शिप इंग्लिश। अंग्रेजी भाषियों ने अपने आंदोलन को तर्क और विवाद के बल पर नहीं बल्कि भावना के बल पर सफल बनाया। वो तमाम झंझटों से दूर रहे। उन्होंने अपने देशवासियों के हृदय को झकझोर कर उनके स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम को जागृत किया। लेकिन साथियों, बड़े दुख की बात है कि अंग्रेजी के भक्त और समर्थक भारतीय अंग्रेजी के इस चरित्र को या अंग्रेजों के इस पक्ष को नहीं समझ पाए और उसकी अनदेखी कर रहे हैं। हम भी उनकी तरह अपनी राष्ट्रभाषा और राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना रखें और अपनी मातृभाषा और राजभाषा को सही अर्थों में अपनाएं, तभी हमारा यह उद्देश्य सफल होगा। मित्रों, ये थे हमारी राजभाषा हिंदी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हम सभी को मिलकर अंग्रेजी के इस मानसिक रोग का उपचार करना होगा। यह सिर्फ हमारे लिए ही संभव है, हमारे ही हाथ में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें @विकसित भारत 2050 पर प्रेक्षा चैनल को। मित्रों, अगली कड़ी में हम चर्चा करेंगे भारत की वैभवशाली संस्कृति और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।